सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सब कैसे हैं सर? उम्मीद है कि एकदम टंच होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, ठीक ना। लेकिन आपको और पढ़ाई में व्यस्त करने के लिए आपकी सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकाने के लिए एसके साइंस क्लासेस लगातार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता है सर, और आप सब का आशीर्वाद से ये प्रयास सफल हो जाता है। तो सबसे पहली बात है, आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि आज की क्लास में क्या चीज़ का होने वाला है, फैटम फैटी तांडव। तो आज होगा टॉप 40 क्वेश्चन यानी सुपर 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन, जहां पे आपको 20 फिजिक्स रहेगा और 20 आपको केमिस्ट्री रहेगा, ठीक ना। पहले 20 गो फिजिक्स मैं करवाऊंगा, इसके बाद 20 गो फिजिक्स केमिस्ट्री आपको फिर सिंघम राज सर कराएंगे, ठीक ना। तो ये सारे क्लासेस जो है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, तभी तो सिलेक्शन आपकी कदमों में झुकेगा, तभी तो आपकी मम्मी पापा का सपना होगा साकार सर। क्योंकि हर गरीब फैमिली वाले को एक भरोसा होता है कि शायद मेरा भी बेटा एक इंजीनियर बन जाता, शायद मेरा भी बेटा एक डॉक्टर बन जाता। इसी को सफल बनाने के लिए सर, हर गरीब के घर में मुफ्त शिक्षा दिलाने के लिए, पहुँचाने के लिए सर एसके साइंस क्लासेस लगातार काम कर रहा है, और ये काम आप सबके आशीर्वाद से सफल होगा, ठीक ना। तो सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास को करता हूँ शुरुआत। फोन सर बड़ा डिस्टर्ब करता है, ठीक ना। और आप सभी को एक बात और बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो लगातार व्हाट्सएप और नंबर पे कॉल करते रहते हैं, प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फालतू मैसेज ना करें, वरना ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि सर आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे व्हाट्सएप पे आपको देखिए स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, 3600 से प्लस मैसेज आया हुआ सिर्फ 72 वाले नंबर पे, और 90 वाला नंबर पे भी आपको 800 मैसेज आया हुआ है सर। उन सब का रिप्लाई मिल चुका है, लेकिन वो लगातार मैसेज करते रहते हैं, तो ऐसे किस में आप ब्लॉक हो जाइएगा, ठीक ना। बस काम के चलते मैसेज करिए, क्योंकि देखिए मेरी टीम अभी छोटी है सर, ठीक ना, जो आपके हर बातों को रिप्लाई नहीं दे सकता है, और आप लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं जिसका मैसेज पे रिप्लाई आज संभव है, ठीक ना। तो चलते हैं, आज की क्लास को करता हूँ शुरुआत। और जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को थोड़ी सी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा सर, आपका दक्षिणा यही है बस, ठीक ना। और एक बात और है, बहुत सारे इसका पीडीएफ को लेकर के बेचैन रहते हैं सर, मैं कितना लिखूंगा कॉपी में, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जहां एसके साइंस क्लासेस है वहां पे आपको हर चीज मुफ्त मिलेगा। हाँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया होगा, ठीक ना। आपको यहाँ फिर चल भी रहा होगा, जाकर के सर्च कर लीजिएगा @संदीप7295, आपको मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए सर, आज की पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा चुका हूं। बस ये वाला क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया हूं कि ताकि जो बच्चा पहले पढ़े हैं तो उनको याद है या नहीं, ठीक ना। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है ना कि एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थकों अंकों में इस कण की चाल होगी। बहुत सारे बच्चा मार दिया होगा, एकदम विकेट दे दिया होगा, फोड़ दिया होगा। कौन कौन फोड़ दिया, कमेंट करके बताओगे? अरे बताओगे कौन कौन फोड़ा है इस क्वेश्चन को? कारागा सर फोड़ नहीं, बम मार दिए। देखो मैंने आप सबको पहले ही बताया था सर, यहाँ पे पूछा है ना, कारा 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। अच्छा, समय तो हमको मालूम है ना रे बचबा, कितना है? 17 सेकेंड। आइएगा फिर क्या दिया हुआ है हमको? दूरी दिया हुआ। अच्छा, दूरी कितना दिया हुआ है? मैं बड़ा प्यार से लिख रहा हूँ आज, 1260 मीटर दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है? कण की चाल, कौन की चाल। तो अच्छा, जब पूछा है कौन की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। यो नहीं पता है? अरे पता है कि नहीं पता है कि गर्लफ्रेंड के हाथ में सब कुछ भूल चुका है, ठीक ना। आइए, तो कण की चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टा समय। आइए, दूरी कितना है? 1260। ये सब क्वेश्चन में देर करेगा तो सिलेक्शन में भी देरी होगा। नीचे कितना है? 17। फोड़ देंगे, चला इसको तोड़ देंगे तो जाएगा 74 बार में, खोपचा में आएगा 74 बार में जाएगा, फिर 74 पॉइंट कितना हो जाएगा? 11, यानी 74.11 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि है चाल, ठीक ना। इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसको कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पता है क्या कहता है? 2 नंबर में फोड़ना पड़ेगा। हाँ, आइए कहता है ना क्या 2 नंबर, थोड़ी सी गौर करिएगा, थोड़ा सा सर मेंटली तरीका से सोचिएगा, ठीक ना। हाँ, पागल के रूप में पढ़िए, पढ़ाई पागल के रूप है सर। हाँ, इंसानियत के नाते पढ़ाई पढ़िएगा ना तो पढ़ाई आपको खा जाएगा।
अगर पढ़ाई को आपको खाना है तो आपको पागल के रूप में आना पड़ेगा, ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 6 मंथ है, फिर सिलेक्शन आपके कदमों में झुकेगा। इसी में जो डर गया वो गला खुपचा में, और जो लड़ गया वो गला मुकाम पे। हाँ, कहता है ना, आदि प्रकाश की तरंग की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा आवृत्ति 5 × 10⁴ साइकिल सेकेंड हो तो तरंग दैर्घ्य होगी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा एड़ा टेढ़ा दिया है, ठीक नू, जब थोड़ा सा एड़ा टेढ़ा इसका यूनिट लिख दिया तो डरना नहीं है। देखो सिंपल तरीका है, जहाँ पे संदीप कुमार आपको रहेगा सर वहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। देखिए हमसे क्या दिया हुआ है, कह रहा है ना कि चाल दिया हुआ, अच्छा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की चाल दिया हुआ ना। देखो यहाँ पे पहले गौर कर लेना, प्रकाश की चाल हमको दिया हुआ है, प्रकाश की चाल कितना है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर वो नहीं दिया हुआ रहता तब पर भी हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल ये होता है, ठीक ना। आइएगा, हमको फिर क्या दिया हुआ है, कह रहा है ना आवृत्ति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आवृत्ति। आवृत्ति कितना दिया हुआ, अच्छा आवृत्ति को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, किसी को पता है? हाँ, ये आवृत्ति हो गया। कितना दिया हुआ आवृत्ति सर, ये आपका दिया हुआ 5 × 10⁴ है ना। हमसे क्या पूछा है, तरंग दैर्घ्य, हमसे पूछा है तरंग दैर्घ्य। आइएगा, जब पूछा है तरंग दैर्घ्य तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, ठीक ना, पता है कितना लोग को? हाँ, तरंग दैर्घ्य को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक ना। तो तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल को v से और आवृत्ति को n से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है प्रकाश की चाल बट्टा आवृत्ति, ठीक ना, यानी v/n। इसको हम लोग म्यू पढ़ते हैं लेकिन n ही पढ़िएगा, ठीक ना। आइएगा, अब थोड़ा सा गौर करिएगा, v का वैल्यू कितना है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइएगा, n की वैल्यू कितना है, इसको काट छाट के हटा लूँ, n की वैल्यू कितना है तो 5 × 10⁴। इसको जब काटिएगा नू तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गौर करिएगा, पावर कैसे माइनस में जाएगा। ये जिंदगी एक सफ़र है, जब इसको आप पूरा को नोच फोच के बराबर कर दीजिएगा ना तो आप ऑप्शन से खोज लीजिएगा, ठीक ना। आएगा 6 × 10⁻, कितना 8 × 6 = 14 यानी -7 आ जाएगा, ठीक ना। यानी 6 × 10⁻, कितना -7 मीटर, कितना हो जाएगा -7 मीटर, यानी 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ऑप्शन से अपना मिला लीजिएगा, ठीक। आइए 3 नंबर कहता है ना जी, कहता है ना, देखो ये वो क्वेश्चन उसी टाइप का है, क्योंकि उस टाइप पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 1 नंबर पे फैन को चालू करने दो। कहता है ना क्या 3 नंबर कि वायु में 2 तरंगे की तरंग दैर्घ्य का अनुपात 3:5 है। कहता है वायु में 2 तरंगों की तरंग दैर्घ्य का अनुपात 3:5 है, तो इन तरंगों की आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। मेरा बात समझा नहीं समझा, तुम लोग नहीं समझा, हमको पता है ना, तुम लोग सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का बात समझता है, मेरा बात नहीं समझता है, लेकिन मेरा भी बात समझना होगा सर, भविष्य तो मेरे यहाँ से बनेगा। हाँ आइए, तब भी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कारा तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ है। एक फार्मूला होता है v n1, मतलब पहला आवृत्ति पहला तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, इक्वल टू दूसरा आवृत्ति दूसरा तरंग दैर्घ्य, ये फार्मूला होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये वाला n1 तरंग दैर्घ्य 1, आवृत्ति 2, तरंग दैर्घ्य 2, ठीक ना। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है 2 तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ, तरंग दैर्घ्य का अनुपात कितना दिया हुआ 3:5। आइएगा, अच्छा तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ 3:5, इसका मतलब पहला तरंग दैर्घ्य और दूसरा तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ 3:5। पहले क्वेश्चन पे गौर करिएगा, कह रहा है तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ, हमसे पूछा आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा, तो पहला तरंग दैर्घ्य और दूसरा तरंग दैर्घ्य का अनुपात दिया हुआ 3:5, हमसे पूछा आवृत्तियों का अनुपात, तो ये n1 आवृत्ति और ये n2 आवृत्ति है, तो ये n2 यहाँ पे गुना में नीचे आएगा भागा में, तभी तो होगा n1/n2, यानी पहला आवृत्ति और दूसरा आवृत्ति का अनुपात, ये वाला बट्टा में नहीं जाएगा घट्टा में, मतलब गुना में नहीं जाएगा बट्टा में, यानी ये दूसरा आवृत्ति बट्टा दूसरा तरंग दैर्घ्य बट्टा पहला तरंग दैर्घ्य, ठीक ना। आइएगा, यानी n1/n2 बराबर n2 दूसरा तरंग दैर्घ्य बट्टा पहला तरंग दैर्घ्य। अच्छा दूसरा तरंग दैर्घ्य बट्टा पहला तरंग दैर्घ्य, यहाँ पे है दूसरा तरंग दैर्घ्य बट्टा पहला तरंग दैर्घ्य,
लेकिन यहाँ पे पहला तरंग दैर्घ्य बटा दूसरा तरंग दैर्घ्य, तो इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 2 बटा कितना हो जाएगा, ये पहला तरंग दैर्घ्य, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 5/3। अब आइएगा ये पहला दूसरा तरंग दैर्घ्य बटा पहला तरंग दैर्घ्य का अनुपात 5/3, तो ये पहला आवृत्ति बटा दूसरा आवृत्ति का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/3। किसी प्रकार की दिक्कत, ऑप्शन नंबर आपका बी। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि एक तरंग की आवृत्ति, कह रहा है सर सब आवृत्ति वाला क्वेश्चन ला रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि एग्जाम में यही सब आता है, ये सफर नहीं गाना गाएंगे, मेरा गाना पे तू सब बड़ा हंसता है भाई, ये गाना नहीं है रे बिड़ू भाई, ये मजाक है, ठीक नू। आइए कहेगा सालिया मैं आप सबका, आपका सर जी, मजाक सालिए से होता है भाई भाई का रिश्ता में बड़ा तगड़ा रिश्ता है। कहता है एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है तो है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकंड है तो तरंग की गतिज तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगा? अच्छा यहाँ पे गौर करिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है ना कि एक तरंग की आवृत्ति कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले गौर करिएगा कि एक तरंग की आवृत्ति दिया हुआ है, एक तरंग की आवृत्ति को हम लोग एन से लिखते हैं, आवृत्ति दिया हुआ कितना 120 हर्ट्ज है, ठीक ना। फिर बोला तरंग दैर्घ्य की चाल, हमको चाल मालूम है, चाल बोले तो भी, अभी बोले तो 480 दिया हुआ है, ठीक ना। हमसे पूछा है तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। तरंग दैर्घ्य को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है v/n, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, यानी तरंग दैर्घ्य इक्वल टू होता है चाल बटा आवृत्ति, चाल बटा आवृत्ति, इसको आवृत्ति पढ़िएगा, ठीक ना, चाल बटा आवृत्ति आएगा। हमको चाल मालूम है 480, आवृत्ति कितना है 120 आएगा, एक जीरो से एक जीरो गला खोपचा में 12 छक 12 चौक कितना 16 48 ने कितना 4 बार में, अन्य हमारा जो तरंग दैर्घ्य आया है वो कितना आया है 4, अन्य तरंग दैर्घ्य कितना आ गया है 4, कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ गया बी नंबर, ठीक ना, 4 मीटर आइएगा। देखिए अगला कहता है ना 5 नंबर सर कि विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा का कारण उनकी क्या है। अच्छा विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा का कारण क्या है, देखो जब कहेगा ना क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है, जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते बिता देंगे हम, ए सनम प्यार करने का मौका ना मिला, ए सनम। आइए कहता है ना हमारा गाना है रे बेबू, देखो रे बेकू भाई, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे की ऊर्जा का कारण है। देखो अच्छा पूछा ऊर्जा का कारण, तो ऊर्जा का कारण दुनिया में एक हो सकता है जिसका नाम क्या है आवृत्ति, ठीक ना। तो ऊर्जा का कारण कौन है आवृत्ति, और आवृत्ति का कारण कौन है ऊर्जा, तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट, एक्शन टू द एवरी रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक ना। तो इसी प्रकार से ऊर्जा का कारण क्या है आवृत्ति। चलिए आइए देखिए 6 नंबर का आता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना है, ये सब क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट करने के लिए है, हमको बनाने के लिए नहीं है, हमको पढ़ाने के लिए नहीं है, ये कमेंट करने का क्वेश्चन है, ठीक ना। कहता है क्या कि जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तब बदलता है क्या, देखो जब ध्वनि विरल से सघन में जाती है। अच्छा एक चीज़ हमको बताना कि जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन में जाएगा, ठीक ना, तो आपतित किरण अभिलंब से दूर जाएगा या विलंब के पास जाएगा, ये आप लोग कमेंट करना। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा किरण, तो वो किरण अभिलंब की ओर जाएगा या विलंब से दूर भागेगा, कमेंट करना। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब बदलता है क्या। देखो एक ही चीज़ बदल सकता है दुनिया में, तरंग दैर्घ्य। जब विरल से सघन में जाएगा तब एक चीज़ बदलेगा जिसका नाम क्या है तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, तरंग दैर्घ्य। ओके, तो जब ध्वनि विरल से सघन में, अरे विरल से सघन में, तो क्या बदलेगा तरंग दैर्घ्य, ठीक ना। तो जब ध्वनि विरल से सघन में जाता है तो क्या बदलता है तरंग दैर्घ्य बदलता है, जब ध्वनि विरल से सघन में जाता है तो क्या बदलता है तरंग दैर्घ्य बदलता है, ठीक ना। कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे,
जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ, अब बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आइए अगला कहता है ना एगो लड़का क्या कह रहा था हमको कमेंट में, सर आप सब गाना गाइए लेकिन बचपन का प्यार वाला ना गाइए, हमको पता है तेरा बचपन में दिल टूटा है। देखिए एक बात और बता देना सच चाहते हैं सर, थोड़ी सी मैं अपने धंधा की तरफ बात कर लेता हूँ 1 मिनट। जो भी लोग अभी तक हैं परेशान हैं लाचार, तो अभी से भी SK साइंस क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से, जहां पे मिलेगा आपको टॉप एजुकेटर है ना, BOD प्लस लाइव क्लास, यानी कि पॉलिटेक्निक का कोर्स आया हुआ है सर मात्र 300 रुपये में, जहां पर आपको सारा कॉन्सेप्टुअल वीडियो, मतलब आपको BOD प्लस लाइव क्लास है वो, ठीक ना, लेकिन अभी उस पर BOD क्लास चल रहा है। ओके, तो जिसका प्राइस है मात्र 300 रुपया। तो अभी अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो SK साइंस क्लासेस ऐप को और जाकर के कोर्स को खरीदो, ठीक ना। किसी प्रकार की दिक्कत है कोर्स को खरीदने में तो इस नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन विशेष कुछ और मत करिएगा, ठीक ना। लेकिन जो लोग अगर अभी तक जड़ी बूटी नहीं खरीदा, कहने का मतलब 900 गेस क्वेश्चन नहीं खरीदा, तो वो जाकर के अभी भी खरीद लीजिए सर, क्योंकि आपके एग्जाम में 40% क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में दिखेगा ये 900 गेस क्वेश्चन से, जहाँ पे 300 फिजिक्स है, 300 केमिस्ट्री है, 300 मैथ है, ठीक ना, जिसका प्राइस ये 100 रुपया को हटा करके मात्र 60 रुपया कर दिए हैं। तो जो लोग नहीं लिए हैं सर, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे जाकर के ले ले, यहाँ पर एक आपको नंबर दिख रहा होगा, वही नंबर पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, पे फोन, गूगल पे, पेटीएम, और वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और व्हाट्सअप पे लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। बस इतना मैसेज कर दीजिएगा, आपके मिनट भर में आपके पास PDF फाइल हम सेंड कर देंगे। उस PDF को आप किसी साइबर कैफ के दुकानदार से निकलवा लीजिएगा या फिर मोबाइल में पढ़ लीजिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। आइए 7 नंबर का आता है ना, सरल आवर्त गति की प्रत्यानन बल निर्भर करता है। अच्छा, प्रत्यानन बल निर्भर करता है। देखो थोड़ी सी सर मेरा हिंदी बड़ा कमज़ोर है, ठीक ना, लेकिन क्या करें, इंग्लिश में पढ़ा भी नहीं सकते हैं क्योंकि स्मार्ट बोर्ड अभी नहीं ना है चला, इसलिए आप सब प्यार दो। प्रत्यानन बल निर्भर करता है, प्रत्यानन बल निर्भर करता, आखिर में प्रत्यानन बल है क्या? इसको कौन कौन बच्चा कमेंट कर सकता है कि मैं बता दूंगा सर प्रत्यानन बल क्या है। अगर जिनको पता है तो एक बार लिख दो जय इंडिया, अगर लिखना है तो लिख दो कमेंट बॉक्स में जय इंडिया, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीज़ याद है। जिनको पता नहीं है वो भी एक बार भारत माँ का नाम लेकर के लिख दो जय हो इंडिया, मतलब लिख दो जय इंडिया लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके धारा प्रवाह शेयर भी कर देना सर। आइए, कहता है प्रत्यानन बल निर्भर करता है। प्रत्यानन बल किस पे निर्भर करता है? प्रत्यानन बल जो निर्भर करता है सर वो किस पे निर्भर करता है? देखो सर, बहुत सारे बच्चे जो है ना वो प्रत्यानन बल विस्थापन पे निर्भर करता है, ठीक ना। किस पे निर्भर करता है? विस्थापन पे। ओके, तो प्रत्यानन बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पे। अच्छा, वेग पर कौन निर्भर करता है ना, ये सब आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन का आता है ना जी, क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया आपका 7। क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं हुआ। अच्छा हाँ, 8 नंबर कहता है ना 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस का गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है? अच्छा देखो यहाँ पे गौर करना, यहाँ पे गौर करना। कहता है 27 डिग्री सेल्सियस पर 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है? अब यहाँ पे गौर करना कि 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है? 1 सेकेंड। हेलो, हाँ बोलिए, इवनिंग बोलिए, हाँ बोलिए ना। उसका पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ना, मिल जाएगा। 9990 वाले पे अवेलेबल है, लेकिन अभी क्लास चल रहा है ना। हाँ हाँ सर, आइएगा। 27 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा किस ताप पर गैस की गतिज ऊर्जा आधी हो जाती है?
ए प्यार वाली बात देखो इधर। इसका एगो डायरेक्टिव फार्मूला होता है E1 बट्टा E2 बराबर T1 बट्टा T2, है ना। E1 बट्टा E2 बराबर T1 बट्टा T2 और T2 बराबर डायरेक्टे कर देना 300 बट्टा 2 और 150 केल्विन पे, ठीक ना। डिग्री सेल्सियस पे नहीं चला, केल्विन पे 150 केल्विन पे, डिग्री सेल्सियस पे नहीं केल्विन पे, ठीक ना। 150 केल्विन पे, ओके समझ में आया। ऊपर ऊपर गया होगा, याद कर लेना। आइए 9 नंबर का आता है ना, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है। देखो जब ताप बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा, जब ताप बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, न समझ में ला, ठेठ भाषा में बता दे। दिखता है रे बाइक का एक्सीलेटर देता है नु, मारता हूँ जितना एक्सीलेटर उतना बाएं में मारता है, गाड़ी दाएं दाएं न जाता है। जितना स्पीड एक्सीलेटर को करता है ना उतना स्पीड गाड़ी आगे भागता है। नहीं पता है, कहेगा सर गियर देवे ना करेंगे तो स्कूटी का चाल देख लो, स्कूटी में गियर ही नहीं होता है। सर बाब एक बार स्कूटी चला रहे थे हम सोचे कि गियर ही उसमें कौन है। एक बार हुचका आया गलती से, मेरा हाथ गया मचरा, मैंने गया गड्ढा में फेंका। अब हम आखिर में कर ही क्या सकते थे, हमको पता नहीं था कि स्कूटी में ये सब चीज़ नहीं है ना। तो यही बात होता है सर। तो जितना दिखता है ना रे बॉडी कभी कभी टेम्परेचर रहता, गुस्सा में कोई कुछ बोल दिया हो, चाहे दोस्ते का ना रे, अगर मतलब मुंह से बढ़िया बढ़िया भक्ति सॉन्ग निकल जाता है ना। तो ताप बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। शायद ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। आइए 10 नंबर का आता है ना शेर कि चावलों पकाने में अधिक समय लगेगा। अच्छा चावल हम पकाते हैं, चावल कौन कौन मोहतरमा लोग पकाती है, चावल कौन कौन पकाती है, चाल नहीं चावल, चावल कौन कौन लोग पकाती है। चावल पकाने के लिए बहुत सारा पानी का इस्तेमाल किया जाता है सर। तो पूछा है ना कि अधिकतम समय लगेगा जब चावल पकाना है, ठीक ना, और सबसे अधिक समय में चावल पकाना है तो समुद्र पानी का इस्तेमाल करना, ठीक ना। समुद्र तल पर, ठीक ना, हाँ सॉरी कहाँ पे, समुद्र तल पर। आप समुद्र तल पे जब चावल पकाइएगा ना तो बहुत समय लगेगा, ठीक ना। आइए 11 नंबर का आता है ना रे मोहतरमा, तू ही तो प्यार हो मेरा। आइए चलिए, आइए 11 नंबर क्वेश्चन का आता है, पता है क्या, कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल आई। कहता है ना सर कि ताप जो फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, अच्छा वह है, 4 ऑप्शन में से कौन एक सही है। कहता है ताप जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पे बराबर होता है। कहने का मतलब फ़ारेनहाइट मतलब F और सेल्सियस पे क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा तो वह है कौन सा, 4 ऑप्शन में से कौन सा। अच्छा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे बराबर होता है, दोनों में x मान लो, दोनों बराबर है इसका मतलब x मान लो, ठीक ना। तब पूछा बराबर। अच्छा हम एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, याद है कि नहीं याद है, C/5 बराबर F माइनस 32/5, 32/9। ये किसको किसको याद है, जिसको जिसको याद है जय इंडिया लिख करके एक बार कमेंट कर दो। अरे जिसको जिसको याद है एक बार जय इंडिया लिख करके कमेंट कर दो। सर इंडिया से करो प्यार, है ना, करेगा ना प्यार। एक कमेंट करके शेयर करके ठोक ना दो रे बबुआ। आओ तो C/5 बराबर F माइनस 32/9। मैंने पिछले क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाया था। C बराबर F का तो दोनों के जगह x हो जाएगा, x/5 बराबर F के जगह भी x हो जाएगा क्योंकि बराबर बोला है, माइनस 32/9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 9x बराबर 5 से गुना करो 5x, इससे गुना करो तो 5 दूनी 10, अब 15 1 16 यानी 160। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 5x बराबर कितना 160, माइनस में इधर बचेगा 4x बराबर माइनस 160। 4 से काटेंगे 160 को, कितने बार में खोपचा में जाएगा, 40 बार में खोपचा में जाएगा, यानी x बराबर माइनस 40 डिग्री
एक्स बराबर -40 डिग्री सेल्सियस है ना। और ऑप्शन नंबर कितना बी, सी या डी? सी में है 40 डिग्री लेकिन डी में है -40 डिग्री, तो क्या होगा -40 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछ रहा हूँ समझ में आया या नहीं आया? अगर समझ में आया तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो कहेगा तू मास्टर नहीं टाइम धंधे का बात करता है। कहता है ना 12 नंबर, देखो सर जब तक मेरा पेट नहीं चलेगा सर तब तक आपका पेट कैसे चलेगा? सिंपल बात है ना। हम 2 रुपया कमाएंगे सर तभी तो हमारे परिवार खुश रहेंगे। मतलब परिवार मतलब मेरे बीवी बच्चा नहीं, मेरे बीवी बच्चा अभी कहाँ सो गए, अभी 20 साल की उम्र है मतलब परिवार मतलब सर मम्मी पापा भाई ये सब लोग हैं ना सर, तो सब खुश रहेगा तभी तो मैं आपके लिए मेहनत कर पाऊँगा सर। आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 रुपया कमा ही नहीं पाऊँगा तो घर परिवार तो खुश नहीं रहेगा ना। दुनिया में जब घर परिवार सुख है तो आप दुनिया का हर चीज़ पा सकते हैं, ठीक ना। तो इसलिए पहले कोशिश करना कि परिवार को खुश रखें, तभी आप खुश रह सकते हैं अपने जीवन में। आइए, और ज़िंदगी में सबसे प्यार अगर करना होगा सर तो अपने फैमिली से प्यार करना। हाँ, चाहे आपकी भाई हो, चाहे आपकी माता पिता हो, चाहे कोई भी हो सर, अपने फैमिली से प्यार करना, ज़िंदगी बड़ा अच्छा से कटेगा। आइए, कहता है ना 12 नंबर कि एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री तथा 141 मापते हैं तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की ताप में गलती है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझा होगा तू लोग के क्वेश्चन ऊपरे गया होगा। कितने बच्चों का क्वेश्चन ऊपरे गया? जिसको इसको ऊपरे गया लव यू सर लिख करके कमेंट कर दो, क्योंकि आज के बाद तुमको समझ में आएगा। कहता अर्थार्थ, कहता एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप क्रमशः 60 डिग्री तथा 141 मापते हैं तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की वस्तु में होगा। देखो यहाँ पे गौर करना, हमसे क्या बोला है? सबसे पहले फार्मूला हम लोग को बताना, तो C/5 होता है बराबर F - 32 बटा कितना होता है? 9 होता है। हमसे क्या बोला? पहले मैं पूछ रहा हूँ हमसे बोला क्या कि सेंटीग्रेड 40 डिग्री और फ़ारेनहाइट 141 डिग्री, यानी कहने का मतलब मोहतरमा कि सेंटीग्रेड 60 डिग्री है ना रे, सेंटीग्रेड 60 डिग्री और वही ना है, और वही ना है जी, हाँ। और फ़ारेनहाइट कितना 141 डिग्री मापते हैं तो थर्मामीटर की माप गलती है। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करिएगा, कह रहा है थर्मामीटर की माप गलती है। कहता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप गलती है कितना? अच्छा, इसका मतलब F जो है 141 वो गलती है, तो इसको निकालना है, ठीक ना। ये जो है वो F का मान निकालना है, तो होता क्या C/F, यानी C/K है तो 60/F यानी 5, क्योंकि C का मान 60 हो गया। नहीं बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो देखो। कह रहा है एक अर्थार्थ सेंटीग्रेड थर्मामीटर तथा एक दोषयुक्त फ़ारेनहाइट थर्मामीटर किसी वस्तु का ताप 60 डिग्री तथा 141 मापते हैं तो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की माप गलती है। अच्छा, यानी C का मान 60 हो गया और F का 141, लेकिन वो गलती है, तो C/5 = F का मान निकालना है -32 बटा कितना 9, गुना कर दो तो हो जाएगा 60 × 9 बराबर F से गुना करना 5F माइनस 5 दूनी 10 और 3 दूनी 5 दिया 15, 160। अब इसको गुना करिए, कितना हो जाएगा 9 × 6 = 54, यानी कितना 540। यहाँ पे माइनस में 160 है, इधर आएगा प्लस 160 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कितना है 5F है, 5F को रहने दो, दोनों को जोड़िए 0 होगा। 5 और 4 कितना 6 4 10 0 होगा, 1 और 5 6 6 1 7, यानी कितना हो गया 5F बराबर यानी कितना 700। यहाँ पे 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो ये 5 आ जाएगा भागा में 5, तो काट दो चला 140 बार में कट जाएगा 140 बार में, यानी F का मान आ गया कितना 140। हमसे पूछा अंतर, क्या पूछा है सर? गलती। क्या पूछा? पथ्यांक में क्या गलती है, हमसे पूछा क्या गलती है। तो अब जो ओरिजिनल F का मान आया है वो आया है कितना 140, लेकिन पहले दिया हुआ था कितना 141 दिया हुआ है ना, तो ओरिजिनल क्या होगा? तब ओरिजिनल क्या होगा? तो ये पहले वाला में अभी को घटा दो, 141 में से 140 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन नंबर कितना ए। समझ में आया कि नहीं आया?
देखो कैलकुलेशन था सर, कुछ था नहीं, क्वेश्चन बड़ा हल्का हल्का इससे आता है, ठीक ना। कैलकुलेशन था, थोड़ा सा लगबे करेगा। कहता है वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है। अच्छा, वह ताप जहाँ पे केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है। कमेंट करो, कहाँ गया मिटाने वाला। कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है, अब तो तेरे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता है। गाना में कोई मेरा सेंसे नहीं होता, इसी बात को लेकर के मुझे दुख है कि मुझे गाना कब आएगा। एगो बेवकूफ़ कारा सर शादी कर लीजिए, गाना सिखा देगी। देखो, कहता हुआ ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है। अच्छा गौर करना, केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है, यानी केल्विन का जो मान है वो सेल्सियस का दुगना है, यानी के बराबर 2C। क्वेश्चन बोला है, मैं नहीं बोला हूँ, क्वेश्चन बोला है केल्विन का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होता है, तो सेल्सियस का दुगना हो गया केल्विन। आइए फार्मूला क्या होता है सर, के इक्वल टू होता है C + 273 होता है ना। क्या होता है, के बराबर C + 273। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वो कुछ देर में भेज दिया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हाँ, अब आइएगा थोड़ा सा गौर करिएगा, यानी के इक्वल टू क्या होगा C + 273। तो सबको अजीब लग रहा होगा कि मास्टरवा जरिए को फ़ोन रखता है। मास्टरवा जरिए को ही है। आप देखो सर यहाँ पे, हाँ कार है के जो है वो T से मतलब दुगना है। के क्या है सर, ये दुगना है, तो यहाँ पे गौर करिए, जहाँ पे के है वहाँ पे क्या हो जाएगा 2C इक्वल टू C + 273। यहाँ एगो आएगा C, तो 2C में से एक C घटेगा तो कितना हो जाएगा 273। ये कितना हो जाएगा C बराबर कितना हो जाएगा 273, यानी C का मान कितना आ गया 273 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस है, ठीक ना, तो डिग्री सेल्सियस में रखना, ठीक। अगर केल्विन का मान पूछता तो के में यहाँ पर C का मान, ये देखो यहाँ पे C ऐसे रख देते, गुना में इधर था, भागा में आ जाता K/2 अगर के का मान पूछता। अगर सपोज डेट मानिए के का मान पूछता के बराबर वाट, तो यहाँ से इसको बट्टा में ले लाते, तो देखो ये क्या था, ये था के बराबर 2C, ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी K/2 बराबर C। हमको होता है के बराबर C + 273। यहाँ पे C का मान क्या है K/2, तो यहाँ पे के है बराबर C का मान क्या है K/2, अब प्लस कितना 273, इसको इधर लाएंगे, इसको यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे, यहाँ से फिर के का मान निकल लेंगे, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर क्या होगा सर, ये अगला 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि तेरे बिना जीना अब मुश्किल है। तेरे मतलब पता है कौन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं सर, वो आप सब की मैं बातें करता हूँ, ठीक ना। कितना लोग को तो लगता होगा कि संदीप मास्टर पढ़ाता होकर गर्लफ्रेंड वो पढ़ता होगा। वो सब मेरे नसीब में नहीं है, चला हमारा कोई यूँ रिजेक्ट कर देता है। ऐसी पता है एक बार क्या हुआ था ना मेरे साथ, कि वो फ़ोन की थी 12-1 बजे रात में, कोई बेवकूफ़ तुम्हें सब में से कोई होगा, फ़ोन की ना डायरेक्ट बोला हमको, अभी पास मेरे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग है, डायरेक्ट सुनी सर, हम बोले हाँ। बोला आप पटना में पढ़ाते हैं ना, हम बोले हाँ। बोला आपका मैं क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। कहलिए ठीक है, ऑफिस में आइए, 12 बजे रात में कॉल करने की क्या ज़रूरत है, ऑफिस में आकर के इंक्वायरी लीजिए, क्लास ज्वाइन कीजिए। तो बोला सर हमें आपसे स्पेशल पढ़ना है। मैंने बोला ये कौन लफड़ा वाला बात हो गया। और स्पेशल पढ़ना, स्पेशल कोई पढ़ाएगा, पहले होम ट्यूशन पढ़ाते थे तो स्पेशल पढ़ाते थे। तो हम बोले होम ट्यूशन अब बंद हो चुका है ना, अब सिर्फ ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं और ये ऑनलाइन क्लास चलता है। पर सर आपसे हम प्यार करते हैं। हम बोले ऐ दैया अभी का हो गया। बोले आपसे बहुत प्यार करते हैं। कल हमको देखता है मार्केट वाला नो डॉग कुत्ता, वो हमारा फुफिया के भाग जाता है, हमारा दिखता है तो। वो लड़की बोला सर हम आपको लाइक करते हैं। हम बोले हम वरुण धवन हो गए हैं कहा। तो इसलिए सर ज़िंदगी में ना मतलब ऐसा ऐसा काम होते रहता है मेरे साथ, ठीक नो। तो ऐसा मत सोचना कि सर ये अच्छी, ऐसा कुछ नहीं, मतलब लोग मेरे साथ फ्रैंक करते हैं, फंसाने की मतलब कोशिश से करते हैं कि सर कब फंसे। तो सर देखिए जब आगे बढ़िएगा ना तो आपको पीछे खींचने के लिए ना बड़ा अच्छा तरीका अपनाएगा विपक्षी लोग, ठीक ना। तो सर इस सब चीज़ों में हमको इन्वॉल्व नहीं होना है। फर्स्ट और लास्ट मेरा संकल्प है।
हाँ, ठीक ना। तो सर ये सब चीज़ों से थोड़ी सी आप लोग भी, मैं आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि आप लोग दूरी रहिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए दुनिया आज की जो डेट है ना वो थोड़ी सी सर अजीब हो चुका है, ठीक ना। आप नहीं, मतलब कोई भी हो ना सर, तो इस सब चीज़ से थोड़ा सा जितना भी दूर रहिएगा ना, लाइफ उतना ही आगे जाएगा, ठीक ना। ये मैं नहीं बोलता हूँ सर, ये सभी का कहना है, और अगर अच्छा मिल गई तब तो सर लाइफ बना देगा। चलिए आइए सर, देखिए अगला 14 नंबर कहता है ना कि 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पणों में बने हुई प्रतिबिंबों की संख्या। देखिए एक बात को तो थोड़ा सा गौर करिएगा कि जब भी पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या, 14 नंबर होगा ना, जब भी पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या, जब भी पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या को हम लोग एन से लिखते हैं, ठीक ना। जब भी पूछेगा प्रतिबिंबों की संख्या तो फॉर्मूला होगा 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1, ठीक ना। 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1 ये प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का ओरिजिनल फार्मूला है। जहाँ पे क्या बोला, 72 डिग्री के कोण पर झुके हुए, इसका मतलब ये थीटा का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। ये 360 हो गया बट्टा थीटा का जगह हो गया 72 माइनस 1, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आपको कट जाएगा सर, ठीक ना। ये तो कट जाएगा, इसको काटिएगा ना तो आपको आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा, 4। नहीं समझ आया, अरे समझ में नहीं आया, 4 से देखो कटेगा, नहीं समझ में आया। देखो इधर इसको काट, देखो 36 दूना कितना, 72। ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 180। अब इसको दो काटो, 9 दूनी कितना, हाँ इसको ऐसे काटो, ये आपको इसको काटो, 18 दूनी 36, ये 90 दूना 180, इसको काटो, यहाँ पे कितना, अरे भाई ये 9 दूनी 18, 45 दूना 90, 9 पचे 45, 5 बार में आने 5 माइनस 1 कहे तो 4, एकदम बच्चा जैसा काट दिए कि नहीं काट दिए। आइए अगला 15 नंबर का आता है ना गुरुजी, क्या कहता है, कहता है समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, समतल दर्पण में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सबसे पहले तो इस बात को गौर करिएगा कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक को ही हम लोग कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं, आभासी, ठीक ना। क्या कहते हैं, आभासी, ठीक ना। तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक के तो आभासी, और इसमें वस्तु कॉमा अरे वस्तु का आकार प्रतिबिंब हम कैसे लिखना चाह रहे हैं, प्रतिबिंब ऐसे लिखाता है, प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। यहाँ पे गौर करना, मेरा कहने का मतलब है ना कि समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार का बराबर होता है। अगर कोई वस्तु 2 फीट का है, 1 फीट का है, तो अगर इसको दर्पण में देखेंगे तो वो 1 फीट का ही दिखाई देगा। जैसे देखो मेरे पास एक समतल दर्पण था, कहाँ गया मिरर, कहाँ गया ना देखने वाला, एक था ना, छोड़िए। दर्पण पढ़ा रहे थे तो यहाँ पे वो रखे थे सर, वो लेकिन है नहीं। अपने घर में जाइएगा जिससे आप अपना चेहरा डेली देखते हैं अपने आईने में दूसरे का चेहरा जो देखते हैं वो वाला नू, उसमें देखिएगा तो आपका कान जितना बड़ा है ना उतना ही बड़ा दर्पण में दिखाई देगा। तो इसलिए समतल दर्पण में वस्तु के आकार का और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है, ठीक ना। और उसमें काल्पनिक, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक है तो इसमें सीधा होता है, ठीक ना। जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक बना रहा है तो वो सीधा होगा, ठीक। आइए अगला कहता है ना गुरुजी 16 नंबर, कितना नंबर 16 नंबर, 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 हाँ 16 नंबर। कहता है ना सर जी कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक होगा। देखो गौर करना। अच्छा, इसको कौन कौन बनाएगा, इस क्वेश्चन को मैंने बनाया था, जो बनाएगा वो जल्दी आंसर को कमेंट करो। मैं पूछ रहा हूँ सर, ये कमेंट करो, कमेंट करो तो कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में सारिया दो कमेंट को। कहता है वायु के सापेक्ष द्रव का क्रांतिक कोण
क्रांतिक कोण कहे तो सी का मान है 45 डिग्री। हमसे पूछा है द्रव का अपवर्तनांक। जब भी ऐसे केस में पूछेगा अपवर्तनांक, क्या पूछेगा सर? ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक ना। क्या पूछेगा? अपवर्तनांक। जब भी पूछेगा अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/sin c, ठीक ना। जब भी पूछेगा अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है 1/sin c, और जहां पे क्रांतिक कोण आपको मालूम रहेगा, ठीक ना। आइएगा 1/c का मान कितना है? 45। तो sin 45 का मान कितना होता है? sin 45 का मान होता है 1/√2। ये नीचे है चला जाएगा ऊपर, तो आंसर हो जाएगा कितना? √2। आइए 17 नंबर का आता है ना जी। 17 में कभी नहीं होगा खतरा। 17 है बड़ा बड़ा, 17 है बहुत बड़ा। इसको पढ़ो पहले एक बार तभी तो कहोगे कि तेरे बिना जीना, है ना। क्या है? मुश्किल है? क्या है? कमेंट करो। कहता है ना कि एक विकार, मतलब जब खाली हो, ठीक ना। एक विकार में पेंदी, एक विकार की पेंदी एक चिन्ह अंकित कर इस चिन्हों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकस करके सूक्ष्मदर्शी को फिर 3.0 सेंटीमीटर ऊपर उठते हैं। तो चिन्हों की पुनः फोकस में लाने के लिए बीकर में किसी ऊंचाई तक पानी भरना पड़े तो पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ 4/3। देखो कहता है ना जी, एक बीकर की पेंदी पर चिन्ह अंकित है। जैसे नहीं समझा, जैसे एक बाल्टी होता था, हम लोग पहले बाल्टी ऐसे होता था। देखो हम लोग का बाल्टी पहले गांव में ऐसे होता था, ठीक ना। ऐसे बाल्टी हमारे घर में अभी भी है। आइए गांव में बाल्टी ऐसा होता है, ज़्यादा थोड़ा सा चौड़ा बन गया, ठीक ना। ये बाल्टी है, ये बाल्टी का ये पकड़ने वाला होता है, ठीक ना सर। अब यहाँ पे गौर करना, तो यहाँ ये बाल्टी का पेंदी जो है ना वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक ना। इसी को कहता है पेंदी। तो एक विकार की पेंदी एक चिन्ह अंकित है, मतलब यहाँ से यहाँ एक चिन्ह अंकित किया हुआ है। कहता है चिन्ह को सूक्ष्मदर्शी द्वारा फोकस करके सूक्ष्मदर्शी की फिर 3.0 सेंटीमीटर ऊपर उठते हैं। अच्छा, सूक्ष्मदर्शी से 3.0 मीटर ऊपर उठा तो चिन्ह की पुनः फोकस में लाने के लिए विकार में किस ऊंचाई तक पानी भरना पड़ेगा। पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है। पानी का अपवर्तनांक है ना, पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, आपको पता है ना। हमसे क्या पूछा है सर? तो ऊंचाई पूछा है, एच का मान पूछा। देखो यहाँ पे पदम ऐसे होता है, देखो इसका फार्मूला सिंपल पदम फार्मूला होता है। अपवर्तनांक इक्वल टू, अपवर्तनांक को हम लोग एन से लिखते हैं, ठीक ना। तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा काल्पनिक मतलब आभासी गहराई। आइएगा अच्छा, यहाँ पर ये पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है क्योंकि ये n जो है ना वो पानी का अपवर्तनांक को बता रहा है। पानी का अपवर्तनांक 4/3 है। अच्छा, वास्तविक गहराई को यहाँ से यहाँ क्या मान लो? h मान लो। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? h-3। अच्छा, ये पूरा सॉरी, ये यहाँ से यहाँ को h मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पेंदी क्या हो जाएगा? h-3। यानी ये जो है वो पूरा h माने तो नीचे क्या होगा? h-3। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये कितना हो जाएगा? इसको इससे गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? ये h है, ठीक ना। ये हो जाएगा 4 से गुना करना है इतना में, तो ये हो जाएगा 4h माइनस 4 12, ये हो जाएगा 3h। इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 4h माइनस 3h। यहाँ प्लस में नहीं आएगा, माइनस में बराबर इधर जाएगा तो वो +12, यानी ये हो जाएगा h का मान कितना? 12। चलिए आइए अगला कहता है ना, अगला कितना नंबर होगा सर? ये 17 हो गया। 18 नंबर, 18 नंबर में खोपचा वाली बातें करेंगे, ठीक ना। किसका बात करेंगे सर? ये खोपचा वाली बातें करेंगे। कहाँ गया जी 18 नंबर? 18 नंबर, हाँ। कहता है ना कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए यहाँ पे गौर करिएगा।
दिया हुआ है वायु के सापेक्ष, वायु मतलब हवा, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल कहे तो वाटर, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। फिर बोला है कांच के सापेक्ष, अच्छा अब बोला है हवा का कांच के सापेक्ष, कांच कहे तो ग्लास और डब्लू मतलब वाटर, 2/3 दिया हुआ, 3/2 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक मतलब जी मतलब ग्लास, ग्लास के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ANG मतलब हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटा ANW आएगा। इसका वैल्यू कितना है ANG का 3/2, इसका कितना है 4/3, ये 3 नीचे में चला जाएगा, ऊपर वाला के साथ गुना हो जाएगा तो 3 3 9 4 दूनी 8 यानी आंसर आ जाएगा 9/8। आइए अगला कहता है ना सर, थोड़ी सी गौर करना, प्यार वाली बातें होगी तभी तो। ये जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते बिता देंगे हम। ये जिंदगी एक सफ़र है, जीते जीते बिता देंगे हम। आइए सर देखिए वो लास्ट एक क्वेश्चन इसको कर देते हैं, ठीक ना, शायद 19 नंबर कहीं रह गया। कहता है यूरेनियम परमाणु दिया हुआ इतना, तो न्यूट्रॉन की संख्या पूछा, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ने का होता है, ठीक ना, ये केमिस्ट्री में ही पढ़ने का होता है, ओके, लेकिन फिजिक्स में भी देता है। कहता है यूरेनियम दिया हुआ है, यूरेनियम ये आपका 92 है, ये आपका कितना है 235 है। आपसे पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या, देखो रे बबुआ, जब पूछे न्यूट्रॉन तो ये ऊपर वाला में से नीचे वाले को माइनस कर देना, यानी 235 में से 92 को माइनस कर देना, 5 में से 4 ये ना है 235 से ना है, 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3 और ये 13 में से 9 गया तो 9 4 13 और यहाँ पे 2 था तो 1 यानी 143 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें पूछता प्रोटॉन तो प्रोटॉन हो जाता 92, अगर इसी से पूछता इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाता 92, ठीक ना। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यूरेनियम का एटॉमिक नंबर ही कहलाता है, ठीक ना, बस प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी प्रकार की दिक्कत। आइए तो फिर मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में सर, तब तक के लिए बाय, तब तक देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, मिलते हैं अगली क्लास में, और तब तक मज़ा लीजिए आप लोग केमिस्ट्री का, फिर अगली क्लास में मुलाकातें करेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन करते हैं। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, वैद्युत संयोजन बंध बना होता, मतलब वैद्युत संयोजन बंध किस तरह से बना होता, तो किससे बना होता है, मार्क कर दीजिएगा जी। वैद्युत संयोजन बंधन जो होता है वो किस तरह से बनता है, तो वैद्युत संयोजन बंधन जो होता है वो कैसे बनता, समझाए थे कि वैद्युत संयोजन बंधन जो भी बनता है तो अगर मान लिए एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के त्याग करने से और दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस तरह से जो बंधन बनता है क्या बोलता है, वैद्युत संयोजन। जैसे NaCl को ले लीजिए, इसको अगर तोड़िएगा तो Na+ में टूटता है और प्लस Cl माइनस, मतलब Na+ और Cl- से जो बंधन बनेगा तो वैद्युत संयोजन बंधन बनेगा। मतलब NaCl में किस तरह का बंध जो होता है, इसके अंदर जो बंधन होता है वो कैसा होता है, वैद्युत संयोजन में। तो बोल रहा है, यही बोल रहा है कि किस तरह का होता है वैद्युत संयोजन बंध किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है कि विद्युत आवेशित अणुओं का, उदासीन अणुओं का, उदासीन परमाणुओं का और विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का। मतलब विद्युत आवेशित, आवेशित मतलब समझ रहे हैं ना, चार्ज जिस पे होता है, तो जिस पे चार्ज होता है उसी से बनता है कि नहीं वैद्युत संयोजन। वैद्युत संयोजन बंधन जो होता है वो चार्ज पार्टिकल से बनता है, जिस पे चार्ज रहता है उसी से बनता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आवेशित अणुओं का। विद्युत आवेशित अणुओं का या परमाणुओं का लिख सकते हैं, विद्युत आवेशित परमाणु या परमाणु समूहों का। ये सब क्या है, NaCl क्या, Na क्या है, परमाणु है, ये भी क्या है, Cl परमाणु है, इसका मतलब परमाणु से बनता है। मतलब वैद्युत संयोजी बंधन जो होता है वो आवेशित परमाणु से बना हुआ होता है।
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 कि सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं। मतलब सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में क्या होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो जल में अघुलनशील होता है, मतलब जल में नहीं घुलता है। लेकिन वैद्युत संयोजी जो होता है वो क्या होता है, जल में घुल जाता है। तो जल में घुल जाता है लेकिन और क्या, और जो सहसंयोजी होता है वो जल में नहीं घूमता है। मतलब लिख दीजिए, नोट में लिख दीजिएगा। सहसंयोजी बंधन, बंध या पदार्थ जो भी बोलिए, मॉलिक्यूल, जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। मतलब जल में नहीं घुलता है। लेकिन सहसंयोजी यौगिक किसमें घुल जाता है, तो कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, ये घुल जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो अघुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होता है। लेकिन वही अगर जल के जगह कार्बनिक यौगिक बोल दिया जाता कि सहसंयोजी यौगिक जो भी है वो जल में क्या होता है, तो अघुलनशील। लेकिन कार्बनिक यौगिक बोल दे, कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक को कहते हैं जिसके अंदर क्या हो, कार्बन मौजूद हो। कार्बन, जिस यौगिक के अंदर कार्बन मौजूद हो, जिस मिश्रण के अंदर कार्बन मौजूद हो, उसे क्या बोलते हैं, कार्बनिक मिश्रण। तो उसमें अगर सहसंयोजी मॉलिक्यूल या यौगिक को डालिएगा तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हुआ, कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लिखा हुआ है कि वह कौन सा यौगिक है जो पानी में घुलने पर अच्छा विद्युत चालक होता है जबकि इसके पूर्व कुचालक होता है। मतलब कौन सा यौगिक है, मतलब कोई यौगिक जो जल में घुलने के बाद सुचालक हो जाता है। मतलब जल में घुलने के बाद विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। तो विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का आवश्यकता पड़ता है। और चार्ज पार्टिकल किसमें निकलता है, तो वैद्युत संयोजी बंधन जो होता है जब टूटता है, वैद्युत संयोजी यौगिक जो होता है वो टूटता है तो क्या बनाता है, आयन बनाता है। और आयन ही द्रवित, मतलब जलीय, मतलब कि द्रवित अवस्था में जो भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण जो करंट का प्रवाह होता है वो जो होता है किसके कारण होता है, तो उसमें घुले हुए आयनों के कारण होता है। जैसे मान लीजिए NaCl है, सोडियम, चाहे CaCl2 ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, ये क्या है, ये वैद्युत संयोजी है। ये वैद्युत संयोजी यौगिक, ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Ca2 प्लस Cl माइनस, लेकिन कितना, 2 कार्बन 2 क्लोरीन। तो इस पे भी चार्ज पार्टिकल, ये भी चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जल में करंट को प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब इसका जो जल में प्रवाहित करेगा करंट को, यही करता है। तो वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन जब घुलता है ना, तो विद्युत को क्या होता है, सुचालक होता है। लेकिन अगर जब नहीं घुला रहेगा, खाली CaCl2 रहेगा जिसमें ठोस रहेगा, उसमें क्या होगा, एक कुचालक होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वैद्युत संयोजी। कौन सा यौगिक होगा, आयनिक ठोस, आयन जिसका ठोस क्या हुआ, आयनिक ठोस, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक बोल रहा है सहसंयोजी ठोस। तो सहसंयोजी यौगिक ठोस जो होता है सहसंयोजी, तो सहसंयोजी तो जल में घुलता ही नहीं। तो जब घुलता ही नहीं है तो करंट का, विद्युत का प्रवाह कैसे करेगा, जब घुलता ही नहीं, उसके अंदर चार्ज बनता नहीं है। और विद्युत के प्रवाह के लिए क्या जरूरी होता है, चार्ज की आवश्यकता होती है, चार्ज आवश्यक होता है। उसके बाद आयनिक ठोस तो आपका ऑप्शन हो गया। उसके बाद बोला आणविक ठोस। आणविक ठोस का मतलब समझते हैं क्या, आणविक ठोस मतलब हाइड्रोजन ठोस ले लीजिए, H2, इसके अंदर चार्ज है नहीं ना है, तो ठोस रहेगा जिस समय, तो क्या होगा, विद्युत का कुचालक ही होगा। पानी में मिलाइए चाहे कहीं मिलाइए, कुचालक ही होगा। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 4 बोल रहा है कि धात्विक ठोस।
मतलब धात्विक ठोस जो होता है वो क्या होता है, धात्विक ठोस अवस्था में क्या होता है, सुचालक होता है, कुचालक नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन में पूछ रहा है कि ठोस अवस्था में कुचालक होता है, और धातु क्या होता है, ठोस रहे या द्रव रहे हमेशा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। कार्बोनेट मूलक जानते हैं ना किसे कहते हैं? कार्बोनेट मूलक मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं CaCO3 लिखता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला जानते हैं, संगमरमर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन बोल रहा है कार्बोनेट मूलक, मतलब इसका मतलब खाली कार्बोनेट के बारे में बोला जा रहा है। तो कार्बोनेट का जो होता है ये टूटने के बाद क्या बनता है, Ca2 प्लस CO3 2 माइनस बनता है। ठीक है, तो यही कार्बोनेट मूलक में आयन कितने होते हैं, तो कितना आयन है, इस पर चार्ज जो है 2 माइनस का चार्ज है, तो इस पर जो आयन हुआ वो क्या है 2 माइनस, तो -2 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। सर कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट होता है, तो वही कार्बोनेट का मूलक बताना है कि इस पर चार्ज कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लिखा हुआ है क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है, ऊष्माक्षेपी मतलब समझते हैं, ऊष्माक्षेपी मतलब वैसा अभिक्रिया, कोई अभिक्रिया हो रहा है जिसके कारण कुछ ऊष्मा निकल रहा है। ऊष्माक्षेपी का मतलब हो कि ऊष्मा निकले, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, कोई अभिक्रिया। जैसे देखिए हम बताते हैं, इसका एग्जांपल देते हैं कि घर में आप जब चूना लाते हैं, चूना को पानी में डालते हैं तो क्या होता है, खौलने लगता है। चूना पानी में डालते हैं तो खौलता है ना जी, पानी मिलाइए, चूना डाल दीजिए, खौलेगा। तो वही जो खोलता है तो इसके कारण क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, भाप निकलता है, गर्मी निकलता है, उसके कारण ऊर्जा निकलता है। तो क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ, वो जो अभिक्रिया हुआ तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। तो जिसके कारण ऊष्मा निकले, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसे क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया मतलब हुआ कि ऊष्मा का एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ऊष्मा एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब प्राप्त करेगा। गर्म चीज़ रहेगा, मान लीजिए गर्म चीज़ को मिलाइएगा लेकिन उसको क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, मतलब उससे ऊष्मा नहीं निकलेगा, जबकि बाहर के ऊष्मा को और अपने अंदर समेट लेगा। वो क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जो ऊष्मा का शोषण करता है, ऊष्मा अपने अंदर खींचता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, उत्सर्जन किसमें, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन सा योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब समझते हैं ना, नहीं समझते बता रहे हैं। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो योगात्मक अभिक्रिया का मतलब हुआ कि जब अभिकारक की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, अभिकारक की संख्या, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो और उसके बाद जो मिल के प्रोडक्ट बने उसकी संख्या 1 हो। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अभिकारक मिल के एक प्रोडक्ट जब बनाता है उसे क्या बोलते हैं, जब दो, देखिए कोई भी मान लीजिए अभिक्रिया है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट रहा, फिर एक और प्रोडक्ट है, चाहे 3 को मान लीजिए, यही जब अभिक्रिया किया तो एक ही प्रोडक्ट बना, तो क्या हो गया, योग हो गया कि नहीं, सब जुड़ करके एक ही में बन गया, तो योगात्मक अभिक्रिया हो गया कि नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन जिसमें है कि 2 को 3 को मिल करके एक ही को बना है, तो पहला ऑप्शन में देखिए 2 को मिला और 2 को बना है, Zn प्लस HCl, तो ZnCl2 प्लस H2, तो 2 को मिला है 2 को बना है। दूसरा ऑप्शन में भी Na प्लस Cl2 से NaCl बना है, तो क्या वो इसमें 2 को मिला है Na और Cl2, उसके बाद NaCl एक ही बना है। उसके बाद बाकी का अभिक्रिया में PCl, तो एक था 2 हो गए, मतलब योगात्मक अभिक्रिया ये नहीं है। उसके बाद इसमें भी, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हुआ, बी करेक्ट हुआ, मतलब Na और Cl जो मिला, Na और Cl वाला जो अभिक्रिया है वो क्या है, योगात्मक है, मतलब योग हो गया, जुड़ गया, 2 या 3 को मिल करके सिंगल बनाया, मतलब एक ही उत्पाद बनाया, प्रोडक्ट बनाया, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
लिखा हुआ है कि HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। पॉलिटेक्निक आया वो क्वेश्चन है कि HNO3 जानते हैं ना, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। अच्छा साइड में बताते हैं, हम बताए थे, अगर पिछला वाला सारा डिस्कशन देखे होंगे तो उसमें बताए हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या होता है, किसका कितना होता है, सब बताए हैं। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, -2 होता है। अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। अब हमको बताना क्या, नाइट्रोजन का हमको नहीं पता, तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, X है। तो मान लीजिए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण X है, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने का जो नियम है उसमें कहा जाता है कि सभी के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ करके उसके बराबर जिस पे चार्ज जितना रहता है उसके बराबर होता है। जिस पे चार्ज कुछ है, कुछ दिख रहा है, प्लस माइनस को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बाकी अंदर में जितना है तो सभी के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ा जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, तो हाइड्रोजन है क्या, एगो ऑक्सीकरण संख्या होता कितना है, 1 प्लस नाइट्रोजन का एगो है, नाइट्रोजन एगो है। इसका ऑक्सीकरण संख्या हमको निकालना जो कि नहीं पता है, तो X माने हैं तो X ले लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का एगो है, 3 गो है ना, 3 गुने ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो आपको बताए हैं कितना बताए हैं, -2 बताए हैं। तो -2 बराबर क्या बोले, सभी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ लिए इस साइड वाला का, और इस साइड में जो दिखाता है वो इसके ऊपर जो चार्ज रहता है उसके बराबर रहता है। तो चार्ज तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 0। ठीक है, तो 1 गुने 1 प्लस X, -2 गुने 3, इसका मतलब क्या हो गया, -6 के बराबर 0। इसका मतलब 1 प्लस में 6 क्या है, माइनस में, तो X क्या है, X -5 बराबर 0। तो इसका मतलब X का जो वैल्यू आया वो 5 आया। तो X का वैल्यू जब 5 आया तो लिख सकते हैं कि नहीं, 100। इसलिए नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। तो वही होता है, ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालने के लिए बोला जाए तो लेफ्ट साइड में जो लिखा था जितना भी परमाणु है सभी के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ के राइट साइड में उसके ऊपर जितना चार्ज होता है उसके बराबर में बोला है। तो मान लिया अगर इस पे चार्ज -2 आता तो बराबर में क्या लिखा था, -2 निकालता। और जिसके बारे में निकालना है, जिसके बारे में पता करना है, ठीक है, तो जिसके बारे में पता करना है उसको X मान लिए। अब आके हाइड्रोजन का 2 होता है, -2 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप लोग एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हैं ना, रेगुलर एप्लीकेशन पर क्लास करते रहिए। अब समय नहीं बचा है, और समय गंवाने से भी फायदा नहीं है। अभी तक अगर सोच रहे हैं कि क्लास करे कि नहीं करे, क्लास ले कि नहीं ले, तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। आराम से पढ़िए, ले लीजिए कोर्स, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन हम करवाते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन करवाते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन करवाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है कि फास्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4 का अनुभार 98 है, मतलब अनुभार क्या है, 98 है, तथा क्षारकता इसके कितना है, 3 है, मतलब अनुभार 98, H3PO4 का अनुभार कितना है, 98, और क्षारकता कितना है, क्षारकता कितना है, 3 है। तो इसका निकालना क्या है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार
तो जानते हैं क्या तुल्यांक भार? अनुभार बटा में क्षारकता होता है। अनुभार बटा में क्षारकता, इसका फॉर्मूला तुल्यांक भार अगर बोला जाता है अनुभार बटा क्षारकता। अगर क्षार है तो ये अम्ल है तो क्षारकता होता है, अगर क्षार है तो अम्लीयता होगा। ठीक है, तो अनुभार इसका कितना है? 98 बटा क्षारकता आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 3 दिया है, 98 बटा 3। तो यही इसका क्या हो गया? तुल्यांकी भार। अगर तुल्यांकी भार निकालना पूछे तो अनुभार बटा में क्षारकता होता है। ये आपका ऑप्शन हो गया 98 बटा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या, मतलब 1.4 ग्राम नाइट्रोजन कितना है? 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। तो इसमें परमाणु की संख्या, अच्छा आपको पता है 1 मोल अगर मान लिए कोई परमाणु रहे, कोई एटम 1 मोल रहे, तो उसकी संख्या जानते कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 होती। मतलब 1 मोल किसी भी परमाणु की इतनी संख्या होती, मतलब संख्या इतना होता है। ठीक है, 1 मोल कोई चीज़ का बोल दे उसका मतलब इतना संख्या है उसका। तो यहाँ पहले निकाल, इस ग्राम में दिए हुआ तो पहले निकालेंगे कि कई मोल है। तो नाइट्रोजन का अनुभार क्या होता है? नाइट्रोजन का अनुभार 14 दिया हुआ 1.4 ग्राम। तो इसका मोल कितना मोल होगा ये निकालते हैं। तो देखिए मोल निकालेंगे कि नाइट्रोजन का मोल है, मोल बराबर दिया हुआ द्रव्यमान, जो दिया हुआ है वो द्रव्यमान डिवाइडेड बाय परमाणु द्रव्यमान। दिख रहा है जी? द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान। अच्छा दिया हुआ द्रव्यमान कितना है? 1.4 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान होता कितना नाइट्रोजन का? 14 होता है ना, तो 14। अच्छा ये कई बार में कटेगा? 1/10 बार में कटेगा। इस 0 से हटाइएगा तो 1 0 यहाँ बैठेगा, 14 110, मतलब 10 बार में। ठीक है, इसका मतलब मोल इसका निकल गया 1/10 मोल, 1/10 मोल। अच्छा हम बताएं कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 गो परमाणु होता है। तो जी 1/10 मोल में क्या होगा? तो उतना में 10 से भागा दे दीजिए। तो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ परमाणु, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 1.10 मोल, तो 1/10। ठीक है, 1 मोल में इतना होता तो 1/10 मोल में कितना? 1/10 गुने 6.023 इंटू 10⁻23। अच्छा 1/10 है, ये 10 के पावर 23 है, तो 10 के पावर 23 है, 1 0 नीचे में है, तो इसका मतलब 10 के पावर 23 में 1 घट जाएगा, तो 10 के पावर 22 बचेगा। तो 6.023 इंटू 10⁻22। 1/10 मोल नाइट्रोजन में इतना परमाणु होता है क्या? नाइट्रोजन का। ऑप्शन में दिया है कोई 6.023 इंटू 10⁻22। अच्छा ये 23 या 24 ले सकते हैं, इतना बड़ा संख्या इसमें 3 या 4 दोनों होता है, 3 होता है या 4 होता है। इसका कोई मतलब कोई गलत नहीं, कोई 3 बोला कोई साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट बोला है कि 4 होता है, तो दोनों संख्या बराबर ही है। मतलब बड़ा संख्या में एक डिजिट या 2 डिजिट का वैल्यू नहीं रह पाता है। ठीक है, वही है कि 6.024 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? कि 10⁻22 वाला ही सही होगा। ये देखना, बाकी सब तो लगता सेम है दो जगह, लेकिन 22 देखना, एक जगह 12 है एक जगह 22 है, तो होगा क्या? 22। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है
कि 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में विद्यमान अणुओं का अनुपात, मतलब 10 ग्राम जल है, पानी कितना है 10 ग्राम पानी है और कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है। अब बोला इसमें अणुओं का अनुपात कितना कितना अणु होगा, तो निकाल लेते हैं भाई कई अणु होगा। पहले निकालेंगे कि कई मोल हो, और एक मोल में बताए हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोल होता है, ठीक है। तो देखिए एक मोल में बताया, लेकिन दिया हुआ क्या है, कितना कितना ग्राम है, 10 ग्राम जल है, लिखिए 10 ग्राम H2O है और 5 ग्राम CO2। अच्छा H2O कै मोल है, 1/10 से निकाल लेंगे। एक मिनट, सही है ना, 10 ग्राम 5 ग्राम H2O है ना, SO2 विद्यमान अणुओं का अनुपात, अणु का अनुपात बताना, मतलब इसका कितना अणु है, इसका कितना अणु। अच्छा 1/10 ग्राम, इसका मतलब कई मोल, इसका मोल निकालना है, मोल निकालना किसका, H2O का, H2O का मोल निकालना है। तो ऊपर क्या लिखाएगा, दिया हुआ द्रव्यमान बटा इसका आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कितना होता है, H2O का 18। कहिएगा 18 कैसे निकाल दिए, तो ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का 1, तो 1 1 2, तो 16 2 18। अच्छा इतना मोल हो गया। तो इसका मतलब अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O, मतलब H2O के मॉलिक्यूल का संख्या निकाला जाए, लिखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, तो इतना मोल गुने 6.023, तो 10/18 गुने 6.023 इंटू 10⁻23, इतना मॉलिक्यूल वाटर का हुआ। अब निकालते 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितना संख्या होता है मॉलिक्यूल का, तो 5 ग्राम का मोल निकालना पहले, मोल ऑफ CO2, दिया हुआ द्रव्यमान कितना 5, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, परमाणु आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा, कितना निकलेगा 16 दूनी 32 प्लस कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 32 और 12 44, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया 44 गुने इतना मोल निकला। और इतना मोल में इतना से गुना कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा कि कितना मॉलिक्यूल है, 6.023 इंटू 10⁻23। और यही बताने के अनुपात कितना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसका मोल का और इसका मोल से दोनों का डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो अनुपात नहीं निकल जाएगा। अच्छा यहीं पे भागा दे के देखिए, तो इसको ऊपर कर लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए, अच्छा काट दीजिए, ये चीज़ बराबर है, कट जाएगा डायरेक्ट। अच्छा अभी देखिए ये 10/18 और 5/44 ऐसे लिखिए, 10/18, ये क्या है 5/44, भागा में है तो गुना में हो जाएगा, 44/5, गुना होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 44/5 काटिएगा, कई बार में कटेगा 2 बार में। अच्छा ये कई बार में 9 बार में, इसका मतलब क्या है 44/9। इसका मतलब हुआ कि वाटर अगर पानी 44 गो रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड कै गो रहेगा 9 गो रहेगा, इसका अनुपात का मतलब हुआ। तो ऑप्शन में दे रहा है कागो 44/9, ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो बोले वही बताना था कि इसमें वाटर 10 ग्राम पानी दिया है, 10 ग्राम वाटर दिया है, जिसमें कितना मॉलिक्यूल होगा उसका संख्या, और 5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है उसमें कितना मॉलिक्यूल होगा उसका संख्या, दोनों के संख्या का अनुपात बताना है। तो निकाल लिए, इसका संख्या निकाल लिए इतना निकला, इसका संख्या निकाल लिए इतना निकला, और दोनों को डिवाइड दे दिए तो 44/9 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है ना जी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, किसी गैस की विसरण गति, हम बताए थे विसरण गति, पीछे वाला अगर डिस्कशन नहीं देखे, पीछे वाला क्लास का जितना भी डिस्कशन करवाए हैं तो याद नहीं होगा, ठीक है, और देखे होंगे मन से तो ज़रूर याद होगा। तो देखिए विसरण दर, किसी भी गैस का विसरण दर जो होता है
विसरण दर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर 1/, अनुभार। समझ में आया? याद आया कि विसरण दर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√, अनुभार के बराबर होता है। इसका मतलब कि अनुभार अगर किसी का ज़्यादा होगा तो विसरण दर कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब कहता है कि अगर ई वाला ज़्यादा रहेगा तो ई वाला कम रहेगा, और बस का मतलब किसी का अगर विसरण दर ज़्यादा है इसका मतलब उसका अनुभार कम रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो इसके घनत्व के समानुपाती होता है, नहीं ना? घनत्व मतलब हुआ कि घनत्व के समान, यहाँ घनत्व लिखा रहता तो नहीं ना है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, इसके अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये अनुभार के वर्गमूल के समानुपाती है, नहीं ना? व्युत्क्रमानुपाती है। 1/, लिखा है, डायरेक्टली लिखा रहता, अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा रहता तो क्या होता? समानुपाती होता, लेकिन क्या लिखा हुआ? उल्टा लिखा हो तो व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद लिखा इसके अनुभार के समानुपाती नहीं, इसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। उल्टा लिखा हुआ तो इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो वही है कि 1/, अनुभार, इसके विसरण दर जो है 1/, अनुभार के बराबर, इसका मतलब व्युत्क्रम रूट के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया 11 नंबर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर 12 लिखा हुआ कि यदि एक गैस के 10 ग्राम को वायुमंडलीय दाब पर P पर 273 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। मतलब कोई गैस है जिसको पहले कितना था? पहले जो T1 था 273 डिग्री सेंटीग्रेड में है। उसके बाद दूसरा जब T2 हुआ तो कितना हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद बोल रहे हैं दाब P पर, जब 273 था ना तब उसका प्रेशर जो था वो P था। प्रेशर जो था वो क्या था? P था। उसके बाद बोल रहा है कि जब ठंडा करेंगे तो P क्या रह जाएगा? तो P बराबर मान ली ठंडा करने के बाद Px रह जा रहा है। ठीक है, प्रेशर जो है P2 P1, पहला प्रेशर जो है उसको P1 मान लीजिए, अब दूसरा प्रेशर जो है उसको P2, मतलब T1 P1 T2 P2 आपको दिया हुआ। तो एक और रिलेशन होता है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT, PV बराबर nRT जानते हैं ना? PV बराबर nRT। अच्छा, क्या बोल रहा है? वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम के बारे में चर्चा नहीं। गैस है, उसको सिर्फ बर्तन में ठंडा किया जाता है। मान लिया इतना बड़ा अल्मुनिया का ढक्कन डिब्बा है और हम पैक करें, अल्मुनिया के कमंडल समझते हैं ना? जरा हम भुंजा खाता है, भुंजा रखा था, घी रखा था, कमंडल। तो कमंडल में कोई गैस धैल है तो उसको अगर ठंडा करेंगे, मान लीजिए ले जाकर फ्रिज में रख दिए, फ्रिज में इसको रख दिए तो ठंडा हो गया। तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहले था, अब क्या हो गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वॉल्यूम में इसका कमी हुआ? कोई आयतन में इसका कोई कमी हुआ? नहीं हुआ। तो कमी किस में होगा? तो टेम्परेचर में कमी हुआ। तो टेम्परेचर के साथ साथ किस में कमी होगा? प्रेशर में कमी होगा। तो टेम्परेचर में कमी होगा और प्रेशर में कमी होगा, और बाकी सब कांस्टेंट। तो देखिए टेम्परेचर और प्रेशर को एक साइड लाइए, जो कांस्टेंट रहेगा उसको एक साइड, जो बदलेगा उसको एक साइड। तो प्रेशर को एक साइड लाइए, टेम्परेचर उधर है वो भी बदलता है तो उसको इधर ले चलाइए। P/T बराबर NR डिवाइडेड बाई V। ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये सब नहीं बदलेगा। इसका मतलब अगर एक बार P1/T1 लीजिए, अच्छा P2/T2 लीजिए, दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा। ठीक है, प्रेशर कुछ लीजिए, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग लीजिए, प्रेशर कुछ लीजिए, टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग लीजिए, दोनों का वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है, बराबर है। इसका मतलब P1/T1 इक्वल टू P2/T2 के फार्मूला पर ये वाला बनेगा। तो अच्छा देखिएगा, P1 का वैल्यू क्या है? P1 P है बटा T1। अच्छा, टेम्परेचर जो यूज किया जाता है गैसीय फार्मूला में, गैसीय सूत्र में जो टेम्परेचर यूज किया जाता है वो जानते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रहता, वो केल्विन में यूज किया जाता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 273 जोड़ा जाता है, 273। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 है कि नहीं? 273 ही है, 273 ही है, 2 गुने 273
केल्विन में हो जाएगा। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो डिग्री सेंटीग्रेड में तो इसको क्या करेंगे, केल्विन में बदलेंगे। तो 273 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 273 केल्विन हो जाएगा। 0 में कुछ जोड़ेंगे तो नहीं ना होगा, लेकिन 273 अगर जोड़ेंगे इसमें अगर 273 तो क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। अब देखिए टेम्परेचर पहले कितना था, 2 गुने 273 बराबर, अब आया P2 बटा T2। इसका मतलब P2 मेरा क्या है, Px है, और T2 टेम्परेचर कितना 273। अच्छा ये 273 को बर्बाद कर देगा। इसका मतलब Px का वैल्यू कितना आ गया, Px का वैल्यू P बटा 2, और यही आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो क्या हो गया, P के आधा कर दिया। इसका मतलब पहले जितना प्रेशर P था अब क्या हो गया, P बटा 2। इसका मतलब क्या कर दिया होगा, उसको आधा कर दिया होगा। तो P बटा 2 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करें तो P1 बटा T1 इक्वल टू P2 बटा T2। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है। किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। गैस का आयतन शून्य, अभी गैस सूत्र बताए हैं, क्या बताए हैं, PV बराबर nRT। आयतन शून्य मतलब V का वैल्यू 0 हो जाएगा। अच्छा V का वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब ई साइड वाले का को 0 रहे तब ना 0 होगा, कि V का वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब N 0 हो जाए, चाहे R 0 हो जाए, चाहे T 0 हो जाए। लेकिन ऑप्शन दिया है टेम्परेचर के टर्म में कि टेम्परेचर में क्या चेंज लाया जाए। अच्छा T का वैल्यू 0 हो जाए, T का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, 0 केल्विन हो जाए। तो 0 केल्विन हो जाएगा तो इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब टेम्परेचर T का वैल्यू क्या है, 0 केल्विन। अच्छा ऑप्शन में दिया है क्या, केल्विन में दिया, किस तरह से दिया है, ऑप्शन दिया है आपको डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसका मतलब अगर डिग्री सेंटीग्रेड में रहता था, अभी पिछले क्वेश्चन में बताएं कि डिग्री सेंटीग्रेड में कोई चीज़ आता था तो उसमें क्या करते थे, 273 से प्लस कर देते, 273 इसमें जोड़ देते थे तो क्या हो जाता था, डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता था, केल्विन में बदल जाता था। समझ रहे हैं ना, कि 273 अगर जोड़ा जाता था, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ रहता था, 273 जब जोड़ देते थे तो क्या होता था, केल्विन में हो जाता था। तो अब क्या करेंगे, केल्विन में है और डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन दिया है, करेक्ट हिसाब से बताना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे कि नहीं, घटा देंगे। पहले जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, 273 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ओवरऑल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। तो 0 में से 273 जाएगा तो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में दिया माइनस 273। मतलब इतना ठंडा कीजिएगा ना तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 273। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आता कि O2 तथा SO2 में विसरण गतियों का अनुपात। अभी बताएं कि विसरण गति क्या होता है, एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि विसरण गति का फार्मूला क्या होता है, क्या बताए हैं। बोलिएगा कि विसरण गति का फार्मूला तो बताए हैं लेकिन रूट, अब कमेंट में तो लिखाएगा नहीं, रूट कैसे लिखिएगा, लिखने में दिक्कत तो हम बता देते फिर से। विसरण गति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विसरण गति। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√अंडर अनुभार। ठीक है, 1/अनुभार। अच्छा किसका किसका बोलना है, पूछ रहा है O2 और SO2 मतलब ऑक्सीजन O2, इसका एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। तो 16 और है कि 2 गो, तो 2 गो के 16 दूनी 32, तो इसका एटॉमिक मास 32। SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, इसका एटॉमिक मास जोड़िए तो सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 गुने 2 32, तो 32 दूना 64।
इसका मतलब अगर ऑक्सीजन का विसरण दर O2 का विसरण दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर तो होगा ही बटा में अनुभार लिखाएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ऊपर लिखे हैं तो इसके नीचे वाला अनुभार लिखाएगा। तो इसका अनुभार कितना निकाले अभी कैलकुलेट किया ना 32, तो हो जाएगा 32। अब रेशियो बताना है कि ऑक्सीजन का किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का विसरण दर। SO2 का विसरण दर, अच्छा विसरण दर SO2 का बताना है तो SO2 का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना निकालें 64 निकालें। तो इसके नीचे E लिखा है तो इसका मतलब इसका उल्टा में भी लिखाएगा तो क्या हो जाएगा 64। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, चेंज होकर के इक्वल टू में बदल जाएगा। जब दो टर्म यूज हो गया तो सिंगल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल लगता है, जब दो को हो जाता है तो इक्वल टू कर देते हैं। अच्छा इसको काटिए तो कई बार में कट रहा है, 2 बार में, तो रूट के अंदर ही 2 रहेगा। इसका मतलब रूट 2 बटा 1 ऑप्शन में दिया है, रूट 2 बटा 1 कोई है ये रूट 2 बटा 1 ऑप्शन डी। अच्छा इससे एक निष्कर्ष निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले, ऑक्सीजन हल्का था कि SO2 हल्का था, ऑक्सीजन हल्का था कि SO2 हल्का था। हल्का ऑक्सीजन था क्योंकि उसका वजन जो द्रव्यमान जो कम था, SO2 का द्रव्यमान 64 है, इसके ज़्यादा। इसका मतलब जो हल्का है उसका विसरण दर ज़्यादा है और जो भारी है उसका विसरण दर कम है। अब बात भी सही है, भारी चीज, अच्छा मोटा आदमी ज़्यादा दूर दौड़ेगा कि पतला आदमी ज़्यादा दूर दौड़ेगा, जब भारी जगह वजन ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा दूर दौड़ेगा कि जिसका वजन कम रहेगा वो ज़्यादा दूर दौड़ेगा। मोटका तो ज़्यादा वजन रहेगा, थोड़ा दूर चलेगा हाफिया जाएगा तो नहीं चल पाएगा। तो वही बात है, जिसका द्रव्यमान कम रहता है उसका विसरण दर ज़्यादा होता है, जिसका कम होता है उसका विसरण दर ज़्यादा होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ लिखा हुआ है, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार, मतलब फैराडे का जो नियम कहता है ना कि इलेक्ट्रोड पर जो विसर्जित आयन होता है ना W, वो आता है Z इंटू क्यू। ये फार्मूला है फैराडे का, तो ये फार्मूला याद है अगर जिसको तो डायरेक्ट ऑप्शन मार देगा एकदम 1 सेकंड में, सेकंड लगेगा। फार्मूला याद है W बराबर Z क्यू, डायरेक्ट मार देगा कि नहीं। तो इस W बराबर Z क्यू किस में आ रहा है, ऑप्शन W बराबर Z क्यू, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 15 नेक्स्ट क्वेश्चन 16। आइए देखिए 16 नंबर, 0.0001 HCl विलयन का pH मान। अच्छा HCl टूटता है तो क्या बनता है पता है आपको, HCl को पानी में डालिएगा ना सोडियम, HCl मतलब क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, HCl है कितना ही 0.0001 मोलर। अच्छा HCl जब तोड़िएगा तो जानते क्या बनता है, H प्लस Cl माइनस बनता है। इसका मतलब जितना HCl रहता है ना उतना हाइड्रोजन H प्लस बनता है, उतने Cl माइनस ही बनता है, समझ गए। जितना H प्लस बनता है उतना Cl माइनस बनता है। इसका मतलब H प्लस का जो होगा मोलर कितना होगा, H प्लस का सांद्रण बोलते हैं, H प्लस का सांद्रण 0.0001 m। इसका मतलब इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग, हमको निकालना है क्या pH वैल्यू। अच्छा 0.001 को क्या लिख सकते हैं, ये होता है H प्लस आयन का सांद्रण, ऐसे लिखते हैं इसको, इक्वल टू दशमलव के बाद कई जीरो कई अंक, दशमलव के बाद 4 अंक तो 10 के पावर -4 मोलर। pH निकालने के लिए क्या किया जाता है, जब pH निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है -log ऑफ H प्लस आयन बेस 10।
H प्लस आयन का वैल्यू कितना, 10 के पावर -4, तो pH बराबर माइनस ऑफ लॉग 10 के पावर -4 बेस 10। अच्छा ये क्या होता है, लॉग का नियम है कि यहाँ -4 जो रहता है वो क्या होता है, उड़ के आगे आ जाता है। तो -4 पहले से था, एक और माइनस पहले से था, -4 जाता है, इसका मतलब 4 हो गया। और इसका भी 10, इसका भी 10, एकदम क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब pH का वैल्यू क्या हो गया, इसका 4 हो गया। वैसे भी एसिड का क्या होता है, 7 से कम ही होता है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। H प्लस वैल्यू निकालने का है, pH मान निकालने का है, तो पहले H प्लस का आयन का सांद्रण निकालिए, उसमें pH का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा खट से। कैसे, खट से। 16 सवाल आता है 17, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। ऑप्शन लिख देते हैं साइड में, उसके बाद बता देंगे। पहले कौन सा है, SO4 2 माइनस HSO4 माइनस और H2SO4, उसके बाद आता है SO2। इसका मतलब अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करता है। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, अम्ल किसे कहते हैं, वैसा यौगिक या वैसा पदार्थ जो जल में घुलने के बाद H प्लस आयन उत्पन्न करे। क्या, H प्लस आयन उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और जो H प्लस आयन ले, H प्लस आयन क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसे क्षार बोलते हैं। एक्चुअल में H प्लस आयन लेता है तो OH निकलता है, ठीक है। H प्लस आयन जब एक्सेप्ट करता है तो वाटर के कारण OH निकलता है, तो इसका इनडायरेक्टली फार्मूला यही बैठता है, या तो फिर OH निकले, OH माइनस निकले, या H प्लस ले, दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों बात बराबर है। तो वही कह रहे हैं कि अम्ल यहाँ जो यूज होगा, यहाँ जो थ्योरी यूज होगा कि वैसा पदार्थ जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे वो क्या होता है, क्षार होता है। और जो H प्लस आयन क्या करे, छोड़े, रिलीज करे, वो क्या होता है, अम्ल होता है। अच्छा पहले ऑप्शन में देखिए, H प्लस आयन कहाँ से छोड़ेगा, रहेगा तो चला, इसके पास है तो अपने लंगा लग रहा है, इसके पास दना रहा है, कोई एंगल से है, हाइड्रोजन है ये नहीं है, तो H प्लस आयन कैसे छोड़ेगा। अब बोल रहा है कि अम्ल और क्षार दोनों होना चाहिए, मतलब एक बार छोड़े और एक बार मतलब छोड़ने का उसमें क्षमता रहे, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन रहे जिसको छोड़ सके, और लेने का भी क्षमता रहे, हाइड्रोजन दूसरा से ग्रहण करने का भी क्षमता रहता है। SO2 में लेने का तो क्षमता है, 2 पर पावर -2 है, इसका 2 को हाइड्रोजन ले सकता है, लेकिन ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला तो ऑप्शन तो गलत हो गया। अगला क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, HSO4 माइनस। अच्छा HSO4 माइनस के बारे में देखिए, जानते क्या करेगा, अगर H प्लस रिलीज किया, हाइड्रोजन है इसके पास तो है, तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, रिलीज कर सकता है। तो SO4 माइनस है, रिलीज करके क्या बनाएगा, SO4 एक और माइनस, जब हाइड्रोजन को निकाल दिया तो 2 माइनस, तो एक मतलब एक बार हाइड्रोजन निकाला तो इजी बना। अच्छा HSO4 अगर हाइड्रोजन ले तो क्या होगा, HSO4 माइनस, अगर हाइड्रोजन ले, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन अगर एक्सेप्ट करे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस चार्ज है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो बच जाएगा H2, मतलब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लिया एक पहले से था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और SO4 हाँ माइनस चार्ज पहले से था, एक प्लस आ गया तो कंपनसेट हो गया। इसका मतलब H2SO4, इसका मतलब HSO4 क्या कर सकता है, पहले तो निकाल के SO2 माइनस बन सकता है और ले करके H2SO4 बन सकता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, दोनों गुण है, लेने का भी गुण है और देने का भी गुण है, ठीक है, तो ले भी सकता है और दे भी सकता है। इसके कारण क्या हुआ, ये जो हुआ अम्ल और क्षार दोनों का गुण दर्शाता है। उसके बाद बाकी का ऑप्शन में देख लीजिए, H2SO4 है, ऑप्शन तो ये आपका हो गया लेकिन बाकी का समझा देते हैं चारों। H2SO4, अच्छा ये हाइड्रोजन छोड़ तो सकता है, चला हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन लेने के लिए इसके पास माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, H प्लस आयन लेगा कैसे, तो नेगेटिव चार्ज नहीं है इसके पास तो ले नहीं सकता, सिर्फ दे सकता। और SO2 पर कोई चार्ज है ही नहीं, छोड़ भी नहीं सकता है और ले भी नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बाकी आपका क्या है, 20 सही है, बाकी 3 गलत है।
तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका हो गया। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला। नेक्स्ट मतलब अगला ना होता है, नेक्स्ट मतलब अगला, प्रीवियस माने पिछला। NH4 प्लस का संयुग्मी क्षार। संयुग्मी क्षार का मतलब समझते हैं ना? संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार कैसे बनता है? देखिए, मान लीजिए आपका बोला क्या, NH4 प्लस है। अच्छा, एक H प्लस रिलीज करेगा, तो जो H प्लस आयन क्या करता है? छोड़ता है। तो H प्लस आयन छोड़ता है तो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ये H प्लस आयन क्या कर रहा है? छोड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एसिड है। समझ गए ना? H प्लस आयन क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। और H प्लस आयन रिलीज कर रहा है तो क्या बन गया? NH3। ठीक है, तो NH3 बन गया। ठीक। अच्छा, NH3 अगर H प्लस लेगा, ये तो छोड़ रहा है, लेकिन अगर H प्लस लेगा तो क्या बन जाएगा? फिर से वापस NH4 प्लस बना देगा कि नहीं? अगर लेगा तो इसका मतलब लेने के कारण ये क्या कर सकता है? ले सकता है हाइड्रोजन। लेने वाला क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। इसका मतलब NH4 प्लस का जो संयुग्मी क्षार होगा वो क्या होगा? NH3 होगा। ठीक है, NH4 प्लस का संयुग्मी क्षार जो होगा वो NH3 होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ करेक्ट? NH3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? फार्मूला है। अगर फार्मूला याद है तब तो क्वेश्चन बनेगा। आज फार्मूला वाला क्वेश्चन एक बार पिछले कराए हैं और दोबारा रिवीजन हो इसके लिए करवा दे रहे हैं कि कम से कम अगर नहीं याद किए हैं तो दोबारा याद कर लीजिए। फिटकिरी, फिटकिरी का फार्मूला क्या बताएं? आप लोग कमेंट में लिखिएगा तो कि फिटकिरी का फार्मूला क्या बताएं, अगर याद है पिछला क्लास में तब। देखिए क्या बोले थे? पोटेशियम का सल्फेट, एल्युमिनियम का सल्फेट और 24 गो वाटर। समझ रहे ना? ऐसे याद कीजिए। तो पोटेशियम का सल्फेट क्या होगा? K2SO4 डॉट, एल्युमिनियम का सल्फेट Al2SO4, उसके बाद होल पर 3। ये हो गया पोटेशियम का सल्फेट, एल्युमिनियम का सल्फेट और 24 वाटर डॉट 24H2O। तो समझ गया, फिटकिरी का फार्मूला यही होता है। कौन सा दिया है फार्मूला के? ऑप्शन कौन सा? 24H2। एगो 16 भी है लेकिन वो सब नहीं मारना है, मारना है क्या में? 24 वाला में, 24 गो वाटर। अब लास्ट क्वेश्चन आज की केमिस्ट्री क्लास का लिखा हुआ, निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक अम्ल है। त्रिभाषमिक अम्ल मतलब समझते हैं? त्रिभाषमिक अम्ल मतलब 3 गो H प्लस आयन रिलीज कर सकता है। त्रिभाषमिक अम्ल लिख लीजिएगा डिफिनीशन में। त्रिभाषमिक अम्ल किसे कहते हैं? लिखिएगा, वैसा अम्ल जो जल में घुलने पर 3 H प्लस आयन रिलीज करता, 3 H प्लस आयन देता है। ठीक है, 3 H प्लस आयन रिलीज करता है, उसे क्या बोलते हैं? त्रिभाषमिक अम्ल बोलते हैं। तो वही हुआ कि त्रिभाषमिक अम्ल किसे कहते हैं? 3 H प्लस आयन जल में घुलने के बाद देता है। अच्छा, ऑप्शन में कौन कौन दिया है जो दे सकता है? ऑप्शन पहले चारों लिख लेते हैं, उसके बाद एक करके फिगर बना के समझा देंगे सबको। H3PO3, उसके बाद है H3PO4, उसके बाद है HPO2, उसके बाद है NH3। देखिए हाइड्रोजन, इसमें फॉस्फोरस वाला में नियम है कि हाइड्रोजन वही रिलीज होगा, वही हाइड्रोजन हटेगा, वही हाइड्रोजन जुड़ेगा जो ऑक्सीजन के साथ है। जो फॉस्फोरस के साथ है, इसमें फॉस्फोरस के साथ जो डायरेक्टली लिंक्ड है
वो हाइड्रोजन क्या होगा, नहीं रिलीज होगा, वो हाइड्रोजन नहीं हटेगा। लेकिन जो ऑक्सीजन के साथ है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा, मतलब वो हाइड्रोजन हटेगा, H+ आयन के साथ हट जाएगा। तो देखिए पहला का स्ट्रक्चर बनाते हैं H3PO4 का, पहला का स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा H3PO3 का। पहले फॉस्फोरस P, अच्छा ऑक्सीजन कै गो, 3 गो, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तीसरा ऑक्सीजन जब बनाएंगे ना तो इसमें डबल बॉन्ड आता है। इसका स्ट्रक्चर ये सब याद करना पड़ेगा, हम बता दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके साथ जो होता है ना, तो ये जो ऑक्सीजन होता है इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन को डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड होना चाहिए ना, तो 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, यहाँ ऑक्सीजन 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर। ये ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड सिर्फ फॉस्फोरस के साथ है। यहाँ पे जो रहता है वो हाइड्रोजन रहता है, दिख रहा है जी, दिख रहा होगा। ये जो है क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन हम क्या बोले कि वही हाइड्रोजन रिलीज होगा, वही हाइड्रोजन निकलेगा जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। डायरेक्ट फॉस्फोरस से जो कनेक्टेड रहेगा वो नहीं निकलेगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है, दूसरा हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल सकता है। लेकिन आपको क्या बोला है, त्रिभस्मिक अम्ल, मतलब 3 गो हाइड्रोजन रिलीज करना, 2 गो हाइड्रोजन निकाला, तो ये होगा नहीं ना होगा, तो ऑप्शन नंबर है आपका गलत। दूसरा H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फॉस्फोरस बीच में 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन ऐसे, 1 ऑक्सीजन ऐसे, 1 ऑक्सीजन ऐसे और 1 ऑक्सीजन ऐसे। अच्छा हाइड्रोजन कै गो है, एगो में डबल बॉन्ड रहेगा, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, इसको छोटा कर लेते हैं, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 1 हाइड्रोजन इसके साथ, 3 हाइड्रोजन भी पूरा हो गया, 4 का ऑक्सीजन भी पूरा हो गया। लेकिन अब इसके साथ कुछ देने के लिए बचा नहीं, तो इस फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर H3PO। अच्छा और बोले थे कि हाइड्रोजन वही रिलीज होगा जो सिर्फ ऑक्सीजन से साथ जुड़ा हुआ होगा, ई हटेगा और ई हाइड्रोजन हटेगा। 3 हाइड्रोजन हट गया तो त्रिभस्मिक अम्ल हो गया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। त्रिभस्मिक अम्ल बोलते हैं जिसमें 3 गो H+ आयन रिलीज करने का क्षमता होगा, तो H3PO4 रिलीज करेगा। HPO2 का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, P बनेगा, डबल साइड O, आएगो हाइड्रोजन। फास्फोरस के साथ 5 गो होना चाहिए, तो 5 गो जुड़ा है ना, 5 गो हाइड्रोजन। अब NH3 तो जानवे करते हैं, ऐसे रहता है, हाइड्रोजन लटकल रहेगा, ऊपर में लोन पेयर रहेगा। तो इसमें क्या करो, इसमें हाइड्रोजन रिलीज होगा नहीं ना रिलीज होगा। आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट। तो आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।